तो कहानी की शुरुआत होती है एक जियाजो नाम की लड़की को दिखाते हुए। जियाजो जब 12 साल की थी तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो ऐसी सिचुएशन में अपने बचपन के घर को बेचकर एक दूसरी जगह पर रहने के लिए चली जाती है। इसके बाद कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है और अब जियाजो एक अच्छी जॉब कर रही है, लेकिन अब उसका मकसद है अपने उसी घर को वापस खरीदना जिसमें वो पहले रहती थी, जो उसने बेच दिया था, जो उसके पिता का घर था। लेकिन अभी उसे जितनी सैलरी मिलती है उतनी सैलरी में तो वो अपना खुद का ही खर्चा बहुत मुश्किल से चला पा रही है, इसलिए वो अपनी इस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद हमें एक मिंग नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एक प्रॉपर्टी डिजाइनर का काम करता है। वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए एक इन्वेस्टर को अपना प्रोजेक्ट डिजाइन दिखा रहा होता है, लेकिन वो इन्वेस्टर उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद रात होने पर मिंग अपने घर पर आ जाता है, वहीं जियाजो भी अपने घर पर वापस आ जाती है। अब ये दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं और जियाजो के रूम के साथ ही मिंग का भी रूम होता है। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि मिंग यहाँ पर सन 1999 में रहता है और जियाजो 2018 में रहती है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये दोनों अलग अलग टाइमलाइन में एक ही घर में कैसे रह सकते हैं। आप बस पूरी वीडियो देखते रहो, आगे आपको सब पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जियाजो नहा रही होती है और वहीं दूसरी तरफ मिंग कुकिंग कर रहा होता है। वो बर्तन को सिंक में डालकर साफ कर रहा होता है और वहां जियाजो को उसके बाथटब में कुछ मिलता है और मिंग को उसके सिंक में जियाजो की ड्रेस मिलती है। अब ये सब देखकर इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं कि अचानक से उनके घर में ये सब क्या हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा थक जाने के कारण ये दोनों इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते और बेड पर जाकर सो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह जियाजो मिंग के मुंह पर एक जोर सा चाटा लगाती है। वो दोनों उठकर जब देखती हैं तो उन दोनों के कमरे मिक्स हुए होते हैं और वो कमरा पहले से बड़ा हो गया होता है। अब ये सब देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं और जियाजो मिंग को चोर समझकर वहां की चीजों से उसे मारने लगती है और मिंग भी यहाँ वहां भाग रहा होता है और तभी उन्हें समझ में आता है कि उनके दोनों के कमरे मर्ज हो चुके हैं। मिंग अपने कमरे की विंडो से बाहर देखता है तो बाहर बादल छाए होते हैं और वहीं जब जियाजो अपने कमरे से बाहर देखती है तो बहुत तेज धूप होती है। अब मिंग अपने रूम का डोर ओपन करके बाहर जाता है, तब उसे सब कुछ नॉर्मल ही दिखाई देता है क्योंकि वो अभी तक साल 1999 में ही जी रहा है। लेकिन जब जियाजो मिंग के दरवाजे से बाहर देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो अब तक तो सन 2018 में जी रही थी, लेकिन उसे बाहर 1999 के कैलेंडर दिखते हैं, इसलिए वो घबरा कर अंदर आ जाती है और फिर डोर को लॉक कर देती है। इसके बाद जब वो अपने कमरे के दरवाजे को खोल कर देखती है तब वो फिर से साल 2018 में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर मिंग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो अब तक 1999 में जी रहा था और अब 2018 में टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस हो गई होती है। इसके बाद ये दोनों घबरा कर अंदर जाकर दोनों दरवाजे बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों समझ जाते हैं कि ये दोनों एक ही अपार्टमेंट में अलग अलग टाइमलाइन में जी रहे हैं। जियाजो मिंग के चेहरे पर फिर से चाटा लगाती है। तब मिंग कहता है कि अब क्या हुआ। जियाजो कहती है कि ये एक सपना है या सच, बस ये जानने के लिए मैंने तुम्हें चाटा मारा है। इसके बाद मिंग कहता है कि लड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें एक बार एक साथ इन दोनों दरवाजों को ओपन करके देखना चाहिए। अब ये दोनों जाकर अपने अपने साइड वाले डोर को एक साथ खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय उन दोनों के कमरे फिर से मर्ज होने लगते हैं। अब ये देखकर वो समझ जाते हैं कि इन दोनों दरवाजों को एक साथ नहीं खोला जा सकता। जियाजो को याद आता है कि 1999 में उसके डैड जिंदा थे, इसलिए वो मिंग से कहते कि तुम अपनी साइड का दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी टाइमलाइन में जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ मुझे मेरे डैड से मिलना है। मिंग मान जाता है। अब 1999 में आते ही जियाजो अपने डैड से मिलने के लिए बहुत खुश है और वो भागकर वहां जा रही होती है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखती है कि उसके डैड ऑलरेडी 10 साल की जियाजो के साथ खेल रहे हैं। अब ये देखकर जियाजो बहुत इमोशनल हो जाती है और वो उनसे मिलने के लिए उनके पास जाने लगती है, पर तभी अचानक से उनके सराउंडिंग में एक अर्थक्वेक आता है। उसका सर जोर से घूमने लगता है जिसके कारण वो अपने डैड से नहीं मिल पाती, इसलिए वो गुस्सा होकर फिर से अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। अब मिंग कहता है कि जैसे मैं तुम्हें मेरी टाइमलाइन में लेकर गया था, क्या तुम वैसे ही मुझे भी अपनी टाइमलाइन में लेकर जा सकती हो। तभी हम देखते हैं कि जियाजो मिंग को एक एडवांस लैपटॉप देती है और उस लैपटॉप को देखकर मिंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसकी टाइमलाइन में तो सिर्फ कंप्यूटर ही हुआ करते थे। अब यहाँ पर मिंग खुद को फ्यूचर में देखने के लिए उस लैपटॉप में अपना नाम टाइप करके सर्च करता है, लेकिन तभी उसके भी सराउंडिंग में अर्थक्वेक आने लगता है और उसका भी सर जोर जोर से घूमने लगता है। अब जियाजो यहाँ पर सब समझ जाती है और वो मिंग से कहते हैं कि हम दोनों हमारे पास्ट या फ्यूचर के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकते।
और अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो इसी तरह से हमारे सराउंडिंग में अर्थक्वेक आने लगेगा और इस तरह से हम दोनों एक साथ डोर ओपन नहीं कर सकते और तुम्हारे डोर को सिर्फ तुम ही ओपन कर सकते हो और तब मैं उसमें से बाहर आ सकती हूँ और मेरे डोर को सिर्फ मैं ही ओपन कर सकती हूँ और तब तुम उससे बाहर आ सकते हो। इस तरह वो विंग को सारी बातें समझाती है। इसके बाद अगले सीन में एक साइंटिस्ट और एक बड़े अमीर बिजनेसमैन को मीटिंग में बातें करते हुए दिखाया जाता है। तब वो साइंटिस्ट कहता है कि हमने टाइमलाइन मशीन को तैयार कर लिया है, लेकिन वो टाइमलाइन मशीन हमारी जगह पर ना आकर इस सिटी में किसी और जगह पर प्लेस हो गई है और अब हमें किसी भी तरह से उस प्लेस को फाइंड करना होगा। लेकिन उस बिजनेसमैन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि उस टाइमलाइन मशीन के जरिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं। मीटिंग खत्म होने के बाद भी बिजनेसमैन का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। अब रात हो जाती है पर जियाजो और मिंग को नींद नहीं आ रही होती। जियाजो कहती है कि मेरे डैड मुझे छोड़कर ऊपर चले गए, इसीलिए मैं ऐसी सिचुएशन में आ गई हूँ। मुझे जब भी उनकी याद आती है तब मैं उनकी कार की इस की को देख लेती हूँ और लोन ना चुकाने की वजह से मेरा घर भी मेरे हाथ से निकल गया, पर मैं उस घर को किसी भी तरह से वापस खरीद कर रहूंगी। अब इसके बाद सुबह होने पर जियाजो और मिंग अपने अपने टाइमलाइन में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दरअसल जियाजो को एक अमीर आदमी से शादी करनी होती है और इतना ही नहीं, उसकी एक कंडीशन भी होती है कि उससे शादी करने वाला आदमी अगर उसके घर को वापस खरीद कर देता है तो ही वो उससे शादी करेगी। और इसी कंडीशन के साथ वो कई लोगों को डेट भी करती है, लेकिन उसकी इस कंडीशन को कोई भी नहीं मानता और ऐसे ही चलते चलते उसे एक दिन अमीर आदमी मिल जाता है जो उसकी इस कंडीशन के लिए राजी हो जाता है। लेकिन वो जियाजो से उम्र में काफी बड़ा लगता है और वो बातें भी काफी अजीब तरीके से करता है, लेकिन अमीर होने की वजह से जियाजो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है कि कुछ ही समय में मैं तुम्हारा घर खरीद लूंगा और फिर हमें उस घर में हमारे नाम की नेम प्लेट को लगाना होगा, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे और ऐसे छोटे मोटे खर्चे के लिए मैं कैश कैरी नहीं करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो। अब जियाजो उसकी बातों में आकर एटीएम से पैसे निकालकर उसे दे देती है। इसके बाद वो जियाजो से कहता है कि मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वो वापस नहीं आता। जियाजो समझ जाते कि वो एक चोर था और वो उसके पैसे लेकर भाग गया, इसलिए जियाजो बहुत ही दुखी होती है। तब पुलिस आकर इन्वेस्टिगेट करने लगती है और जियाजो भी तब तक बैंक के बाहर ही बैठी रहती है। वहाँ दूसरी तरफ मिंग अपने ऑफिस में बैठकर ड्रिंक ले रहा होता है। तब उस रेस्टोरेंट में उस कंपनी का ओनर, उसका मैनेजर जूनी और उसके साथ और एक एम्प्लॉय, ऐसे 3 लोग आते हैं। तब उनसे वो ओनर कहता है कि हमें आगे चलकर और भी बिजनेस करना है और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही जूनी उस एम्प्लॉय से कहता है कि उस ओनर को धोखा देकर हम उसके सारे पैसे ले लेंगे और इसके बाद हम उसे बैंक में फंसा देंगे। इस तरह से वो उस एम्प्लॉय को अपना सारा प्लान बता देते हैं, लेकिन तभी बाथरूम में दिखाते हैं जहाँ पर मिंग से कुछ नीचे गिर जाता है। अब उसकी आवाज सुनकर जूनी को लगता है कि किसी ने उनका प्लान सुन लिया है, इसलिए वो बाथरूम के पास जाकर झुककर देखता है और मिंग के पैरों को पकड़कर खींच लेता है और उसे बाहर निकाल लेता है। अब मिंग को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि अच्छा तो मिंग तुम हो, और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मिंग मैं जानता हूँ कि तुम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर तुम चिंता ना करो, मैं बैंक से तुम्हारे लिए लोन करवा दूंगा, लेकिन इसके बदले तुमने यहाँ पर जो बातें सुनी है वो किसी और से नहीं कहोगे। मिंग कहता है कि ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। अब थोड़ी देर बाद जूनी मिंग को अपने कैबिन में बुलाकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लोन अरेंज क्यों करवाऊं, तुमने तो सिर्फ मेरी बात ही सुनी है, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। वो कहता है कि अब मैंने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है, इसलिए अब तुम अपने घर जा सकते हो। ये सुनकर मिंग उससे कई बार रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं इस बात को किसी और से शेयर नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे नौकरी से ना निकालिए। लेकिन जूनी उसकी एक नहीं सुनता और उसे नौकरी से निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ जियाजो एक ज्वेलरी शॉप में काम करने लगती है। वहां उसकी बचपन की फ्रेंड सिया आती है और कई सालों के बाद मिलने की वजह से वो काफी खुशी से बातें करती हैं। सिया ने एक अमीर आदमी से शादी की होती है और ये बात वो जियाजो को भी बताती है। अब सिया की ये बात सुनकर जियाजो भी उसे झूठ बोल देती है। वो कहती है कि हाँ, मेरा हस्बैंड भी बहुत अमीर है और वो बहुत बिजी रहते हैं। तब सिया उससे कहती है कि आज रात तुम अपने हस्बैंड को अपने साथ लेकर आना, आज हम डिनर एक साथ ही करेंगे और मैं भी अपने हस्बैंड को साथ लेकर आऊंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जियाजो अब एक और बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है क्योंकि उसने झूठ बोल दिया है, पर अब वो कैसे हैंडल करेगी उसे कुछ भी नहीं पता। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मिंग को अपना हस्बैंड होने की एक्टिंग करने को कहती है। जियाजो एक कोट भी रेंट पर ले आती है और उस कोट को मिंग को पहनने के लिए कहती है। वो मिंग को इस तरह से तैयार कर देती है कि जैसे वो बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन है। अब जियाजो मिंग को अपने साथ ले जाती है और उसे वहां अपना हस्बैंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है। कुछ देर तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है
और मिंग जल्दी से अपना सारा खाना खाकर खाना खत्म कर देता है और फिर वो अपना कोट उतारकर साइड में रख देता है। लेकिन तभी सिया और उसका हस्बैंड नोट करते हैं कि मिंग के कोट पर लिखा हुआ है यहाँ पर कपड़े रेंट पर दिए जाते हैं। लेकिन मिंग को इस बारे में अभी कुछ नहीं पता होता, इसीलिए वो सिया और उसके हस्बैंड से कहता है कि मेरी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ी बड़ी बातें, झूठी कहानियां उन दोनों को बताता है। अब ये सब सुनकर उन दोनों को बहुत हंसी आने लगती है। और इतना ही नहीं, जियाजो उन्हें अपनी एक फेक डायमंड की रिंग दिखाकर कहती है कि ये डायमंड करोड़ों रुपए का है। पर तभी अचानक से वो फेक डायमंड उस रिंग से निकलकर आग के पास जाकर गिर जाता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। अब ये सब देखकर सिया और उसका हस्बैंड हंसने लगते हैं। जियाजो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और फिर घर आ जाती है। अब घर आकर वो काफी रोने लगती है और तभी वो टीवी में देखती है जहाँ पर कोई लॉटरी का शो चल रहा होता है। इस शो को देखते ही वो लॉटरी खरीदकर अमीर होने का सपना देखने लगती है और लॉटरी का कौन सा नंबर निकलेगा इसके बारे में पता करने की कोशिश करने लगते हैं। इसलिए वो मिंग की टाइमलाइन में, मतलब कि सन 1999 में जाकर उस विन वाली लॉटरी को खरीद लेते हैं। अब क्योंकि इन दोनों को पता चल चुका है कि इनकी ही लॉटरी विन करेगी, इसलिए ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं। जियाजो मिंग को अपनी टाइमलाइन में ले लेती है और फिर ये दोनों बहुत मजे करते हैं। एक बार में जाकर काफी ड्रिंक करते हैं, लेकिन उनके पास बिल भरने के लिए अभी भी पैसे नहीं है। इसलिए जियाजो बिल की जगह अपना पर्स वहां पर गिरवी रख देती है, क्योंकि उसका पर्स काफी एक्सपेंसिव होता है। फिर वो कहती है कि कल मैं आकर पैसे देकर अपना पर्स ले जाऊंगी। अब अगली सुबह होते ही ये दोनों लॉटरी का रिजल्ट जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और एज एक्सपेक्टेड उनकी ही टिकट विन करती है। लेकिन अचानक से उनकी लॉटरी टिकट में से नंबर गायब हो जाता है। अब ये देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं। फिर इन्हें समझ में आता है कि वो फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद अगले दिन जियाजो उस रेस्टोरेंट में जाकर अपना पर्स वापस मांगती है, लेकिन वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि पहले पैसे दो, पर जियाजो के पास पैसे नहीं होते। फिर गुस्से में ये दोनों घर लौट जाते हैं और तभी एक बड़ी सी एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पर मिंग को दिखाते हैं। दरअसल वो 2018 के टाइमलाइन में रहने वाला मिंग है। फ्यूचर में मिंग एक अमीर बिजनेसमैन है। वो मीडिया को एक इंटरव्यू देने के लिए आया होता है। उसको देखकर मिंग काफी शॉक हो जाता है और सोचता है कि फ्यूचर में मैं इतना अमीर कैसे बन गया। इसके बाद ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मिंग फ्यूचर मिंग के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां फिर से उसी तरह से अर्थक्वेक आ जाता है और वो प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाता है। अब फ्यूचर मिंग को ऐसा लगता है कि इससे पहले वो जियाजो से मिला है, उसे जियाजो से जुड़ी कुछ बातें याद आने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिंग नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके हाथ पर चोट आ जाती है और फ्यूचर मिंग के हाथ में भी वही चोट आ जाती है। अब इसे ये पता चलता है कि मिंग जो भी करता है उससे फ्यूचर मिंग को भी इफेक्ट होगा और पहले की मीटिंग में जिस बिजनेसमैन का फेस नहीं दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर मिंग ही होता है और उसके साथ जो साइंटिस्ट बातें कर रहा था वो जूनी होता है, जिसने 1999 में मिंग को नौकरी से निकाल दिया था। अब जूनी फ्यूचर मिंग से कहता है कि 1999 का मिंग अपनी टाइमलाइन में ना होकर जियाजो की टाइमलाइन में आ रहा है और इसलिए आपको ऐसी मेमोरीज भी आती रहेंगी और ये सब चीजें यहाँ पर भारी पड़ सकती हैं। इसके बाद अगले दिन मिंग अपने ऑफिस में जाकर जूनी से मिलता है और कहता है कि आप मुझे नौकरी से क्या निकालेंगे, मैं खुद ही आपकी नौकरी को छोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो रेजिग्नेशन लेटर देकर चला जाता है और यहाँ दूसरी तरफ फ्यूचर मिंग जियाजो की ज्वेलरी शॉप में जाकर उसे अपनी कार में बिठाकर डेटिंग पर लेकर जाता है। लेकिन वो जितनी खुश 1999 वाले मिंग के साथ थी उतनी खुश वो फ्यूचर मिंग के साथ नहीं दिखती और फ्यूचर मिंग उसे एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियाजो फिर भी कुछ मिस कर रही होती है। अब यहाँ पर डिनर करते हुए फ्यूचर मिंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम 1999 वाले मिंग के साथ रह रही हो और इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अब तुम मेरे पास के मिंग के साथ मत रहो, क्योंकि इससे मेरा फ्यूचर इफेक्ट हो सकता है। मैं किसी गोल के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और उसमें तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है और तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा बचपन वाला घर तुम्हें वापस खरीदूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें 1999 वाले मिंग को छोड़कर दूर जाना होगा। अब ये सुनकर और कोई रास्ता ना होने की वजह से जियाजो मान जाती है, लेकिन वो अपने घर के लिए नहीं बल्कि उसकी वजह से मिंग के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो ये सोचकर उसने हाँ की होती है। इसके बाद जियाजो घर पर आते ही मिंग से कहते हैं कि मुझे और कोई जगह पर एक अच्छी नौकरी मिल गई है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अगले दिन सुबह होते ही वो अपना सारा सामान लेकर उस अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। लेकिन मिंग को छोड़कर जाने की वजह से वो काफी ज्यादा उदास है, वो काफी ज्यादा रोती है और जियाजो ने जाते समय अपनी टाइमलाइन के डोर को लॉक नहीं किया होता। इसका मतलब है कि मिंग अब उसकी हेल्प के बिना ही उसकी टाइमलाइन में जा सकता है। अब मिंग के टाइमलाइन में उसका मैनेजर जूनी कंपनी के ओनर पर अटैक करता है और इससे वो ओनर बेहोश हो जाता है। फिर जूनी घबराकर उसे ड्रिंक पिलाने लगता है। दरअसल ये उसका प्लान होता है कि उसे ड्रिंक पिलाकर नशे की हालत में मारना, जिससे लोगों को ये लगे कि ये ज्यादा पीकर नशे में एक्सीडेंट से मरा है।
अब जियाजो की टाइमलाइन को दिखाते हैं। जियाजो काफी सालों बाद अपने बचपन के घर में लौटी है और जियाजो ने अपना पर्स जिस रेस्टोरेंट में गिरवी रखा था उस पर्स को फ्यूचर मिंग उसे ला कर देता है। साथ ही जियाजो नोट करती है कि मिंग ने वही कोट पहना हुआ है जिस पर उस रेंट वाली शॉप का स्टिकर लगा हुआ है और ये देखते ही वो समझ जाती है कि वो फ्यूचर मिंग नहीं बल्कि 1999 वाला मिंग है और इसलिए तभी वो उसे किस करने लगती है। लेकिन जियाजो उसे कहती है कि हमारा अलग होना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, इसलिए अब आगे मुझसे बात भी ना करना और फिर उसे वहां से चले जाने के लिए कह देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों रोने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंग उदास होकर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अब जूनी उसे कॉल करके अर्जेंटली एक ब्रिज पर पहुंचने के लिए कहता है। मिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि नौकरी छोड़ने के बाद भी जूनी उसे क्यों बुला रहा है। दरअसल जूनी उसे इसलिए बुला रहा होता है क्योंकि उसे ओनर को मारने के लिए उसकी हेल्प की जरूरत थी। वो उसे कहते हैं कि हम इसे मार देंगे लेकिन ये एक एक्सीडेंट लगना चाहिए, पर मिंग ऐसा नहीं चाहता। वो जूनी को बहुत समझाता है कि ऐसा ना करो, ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन जूनी उसकी एक नहीं सुनता। अब मिंग यहाँ पर कुछ बातें रियलाइज करता है कि 1999 में फ्यूचर मिंग और जूनी ने मिलकर उस ओनर को मार दिया था और इसी वजह से मिंग को मैनेजर की पोस्ट मिली थी और इस तरह वो इतना अमीर बन गया था। ये सारी बातें मिंग समझ लेता है और तभी वो उस कार की चैन को भी नोटिस करता है और ये वही की चैन है जिसे देखकर जियाजो अपने डैड को याद करती है। मतलब कि वो ओनर जियाजो के डैड है। अब ये समझते ही मिंग सोचता है कि मैंने जो मिस्टेक की थी उसे मैं ही ठीक करूंगा। वो जल्दी से जाकर जूनी को रोकता है और उस ओनर को बचा लेता है और ऐसा करने पर फ्यूचर मिंग गायब हो जाता है और जियाजो को अपने डैड वापस मिल जाते हैं। वो फिर से बचपन में अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। अब टाइम पास्ट में जाने से वहाँ पर सब कुछ बदलने लगता है और मिंग भी सभी को बदलते हुए देखता है और तब वो जियाजो से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट की तरफ भागता है। ये दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए भाग कर आते हैं और फिर ये दोनों एक जगह पर मिलते हैं। तब हम देखते हैं कि जियाजो धीरे धीरे गायब होने लगती है और तभी मिंग उसे कहता है कि तुम कुछ ही देर में गायब हो जाओगी और अब तुम तुम्हारे पास में आ गई हो। तुम उम्र में मुझसे 7 साल छोटी भी हो गई हो। तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। इसके बाद फिर धीरे धीरे जियाजो गायब हो जाती है। अब हमें 8 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। जियाजो अपना पसंद का म्यूजिक सुनती हुई उस म्यूजिक की तरफ आ रही होती है और वहां आते हुए मिंग उसे देख लेता है, इसलिए मिंग उसके पास आने लगता है। लेकिन उसके पास आते ही जियाजो उसे एक किक मारती है और गुस्से में कहती है कि क्या तुम चोर हो, इस तरह मेरे पास क्यों आ रहे हो। मिंग सोचने लगता है कि क्या अभी भी इस प्यार को लड़ाई से ही शुरू करना पड़ेगा और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। धन्यवाद।